हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के सैम्पल पेपर, ये फर्स्ट है। आपने थंबनेल में देखा होगा, एग्जैक्ट वही लेवल है इन क्वेश्चंस का जो आपको एग्जाम में दिखेगा। ना तो आपको खुश करने के लिए मैंने पेपर इजी बनाया है, ना ही मैंने लेवल हाई किया है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप इंजॉय करोगे। देखो, आपकी तैयारी के साथ साथ जो मेजर फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है, जो इंश्योर करते हैं आपका सिलेक्शन, उनमें से एक जो मेजर होता है वो होता है आपका माइंडसेट। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो इन सैम्पल पेपर्स के थ्रू आपको कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक 5 प्रोवाइड कर दूं, 25-25 क्वेश्चन के। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, या सभी में इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखे, अभी आगे मैं आप बताऊंगा। हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत हाई हो सकता है मॉडरेट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो इजी हो। तो अगर आपको वो लग रहा है कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर अगर हम स्किप कर देंगे तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन टफ आता है तो आप स्किप भी करना पड़े तो कर देना। ये क्वेश्चन तो वैसे ईजी है, क्योंकि जो रूट मीन वेलोसिटी वर्ग माध्यमूल गैसों की होती है वो क्या होती है, 3RT/m। और इनका लेवल मैं फिर बता दूं, एग्जैक्ट वही है जो आपको ग्रुप एक्स एग्जाम का रहता है। ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले से क्या देखना था कि चलो टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बता दो जिस गैस का सबसे कम होगा मॉलिक्यूलर मास, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है, अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगी। तो आपको बेसिकली इन 4 ऑप्शंस में ये देखना है कि किस गैस का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो आपको पता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। ठीक है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली इसका कितना होता है, ओ ऑक्सीजन ओ उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 16 होता है, नाइट्रोजन का 7-14, हाइड्रोजन का 1-2। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम हाइड्रोजन गैस का है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की होगी। अगर आप इन बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके डिफेंस सेक्शन में जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उसमें इनरोल करो अगर आप, तो हमारा रेफरल कोड है, हमारा नाम अनुराग है, तो हमारे नाम के आगे के 3 अक्षर ANU कैपिटल लेटर्स में लिख देना और उसमें 50 लिख देना, यानी कि अनु 50 अगर अप्लाई कर देते हो आप तो आपको इंस्टेंट 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 150 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो आप हमारा रेफरल कोड याद रखना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, जिससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अनु 50 आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर्स में जो विद्युत चालन होता है, को कोटरों से यानी कि होल्स से, या इलेक्ट्रॉन से, या कोटरों और इलेक्ट्रॉन दोनों से, या ना तो कोटर से ना ही इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन सुपर इजी है और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनको जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। अगर बात करें एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स, जो क्वेश्चन बनेंगे एयरफोर्स में वो बता रहा हूँ। एन टाइप में जो मेन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक। और होल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं अल्पसंख्यक होते हैं, होते दोनों ही हैं। ठीक है। और पी टाइप में जो होल्स होते हैं वो अल्प मेजॉरिटी होल्स की होती है और इलेक्ट्रॉन की मतलब अल्पसंख्यक होते हैं। तो अब आप देख रहे हो, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो सेमीकंडक्टर्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉन कहना या केवल होल्स कहना गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपका जो है वो कितनी बैलेंसी, कितने संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाए। ठीक है। तो पंच संयोजी एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो 5 बैलेंसी वाला इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट, ठीक है, उसमें वो मिलाते हैं त्रिसंयोजी। जो है ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। और एक क्वेश्चन और याद रखना जो अभी कोस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था, मैंने जब रिव्यू कराया था तब भी बताया था कि परम शून्य ताप पे, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है, जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, आपको परम शून्य ताप ना दे के या तो ये टेम्परेचर दे देगा या कह देगा परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ऑप्शन होंगे कुचालक, अर्धचालक, चालक। तो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो कुचालक, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आप ये याद रख सकते हो
कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, इन जनरल अगर कोई चालक है तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी घटती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है सेमीकंडक्टर से। तो ये 3 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताए हैं, इनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी के डायमीटर, अर्थ का डायमीटर के अलोंग अगर सुरंग बना दी जाए और उसमें एक पत्थर छोड़ दिया जाए तो वो पत्थर, फर्स्ट ऑप्शन है सुरंग के सेंटर पे जाके रुक जाएगा, सेकंड ऑप्शन है सुरंग के दूसरे सिरे पे जाके रुक जाएगा, सुरंग के केंद्र में इधर उधर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति करने लग जाएगा कि सेंटर में जाके, फोर्थ ऑप्शन है कि सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सैम्पल पेपर नाम दिया है। अभी तक जैसे मैं मॉक टेस्ट कराता था तो कभी लेवल बढ़ा देता था क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम भी था, तो आप लगेगा आपको कि नहीं यार मैं 25 में से 10 ही कर पाया, तो आप और मेहनत करोगे। अब मैं आपको ऐसा डेविएशन जो वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, जो 5 सैम्पल पेपर एग्जाम तक दूंगा एग्जैक्ट, और आपको समझा कम हो सकता है, आपको समझाऊँ ना, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के कमेंट ना करना, पहले ही बता दिया मैंने। मैं आपको कोशिश है कि आपको लेवल दिखाने की कोशिश, पढ़ाया मैंने पूरी साल बहुत मेहनत से, आपने पढ़ा भी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट होते रहते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। तो उसके सुरंग जो है उसके अगर अर्थ के डायमीटर में सुरंग बना के तो वो सेंटर पे जाके एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है, एडी करंट पॉसिबल नहीं है, या डायरेक्ट करंट जो डिस्ट धारा है, या अल्टरनेट करंट पॉसिबल नहीं है, या इंड्यूस्ड करंट पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो मैं फैक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको जो शब्द दिख रहे हैं इन बचे हुए दिनों में, इनमें आप थोड़ा काम कर सकते हो। जैसे ट्रांसफार्मर आपको दिखा तो आपको पता हो कि ये सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर लिखा तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पेपर मॉक टेस्ट का मतलब सैम्पल पेपर का बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन वो मतलब आप निकाल पाओ तब। अब जैसे ट्रांसफार्मर में क्या पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट भी होती हैं जो आपका एनर्जी लॉस को कम करती हैं, आपका अल्टरनेट करंट और इंड्यूस्ड करंट ये सब सही है, लेकिन डायरेक्ट करंट पॉसिबल नहीं है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अब दिष्ट धारा जैसे ही आपको दिखे तो आपको एक क्वेश्चन हिट होना चाहिए जो एयरफोर्स का फेवरेट है, कि आपसे पूछा जाएगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले उसको यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दिष्टकारी, और इस प्रोसेस को दिष्टीकरण कहते हैं। अब जैसे प्रेरित धारा, तो आपसे पूछा जाएगा कि लेंज का नियम जो है वो आप देता है प्रेरित धारा की परिभाषा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है। अब मैंने बताया कि अगर ट्रांसफार्मर की बात है तो इसमें दो चीज़ें बड़ी पूछी जा रही हैं आजकल, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको अपचाई कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आप याद रखना कि नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, इसमें क्या होता है कि द्वितीय कुंडली में कम होते हैं अप में, और इस प्राथमिक में ज़्यादा होते हैं, और डाउन में, स्टेप डाउन में प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी प्राइमरी में कम होते हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप याद रख सकते हो। भाइयों को लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी सैम्पल पेपर है, तो ट्रस्ट मी गाइज आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जिनको लग रहा है कि ये सरल है, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा बिल्कुल भी, एग्जैक्ट मैंने खुद भी पेपर न केवल दिया है और क्रैक भी किया है, ठीक है। मैंने खुद इस एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो डिमांड है उसको बहुत करीब से देखा है, तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री, अगर आपके इन क्वेश्चंस में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी कंफर्टेबल फील करोगे, 101%, ये बात लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद 5th होगा या 6th होगा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनका नेचर पूछा गया है, कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, या बोथ हो सकता है, या कोई इनडाइफाइन, मतलब निश्चित नहीं है कैसा है। तो आप याद रखना जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगों का, तो ध्वनि तरंगों का होता है वो अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपसे कहेगा कि 4 ऑप्शन देगा, मान लो आपको दे देता है, पहला देता है सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव, दूसरा देता है दृश्य प्रकाश तरंगें, और तीसरा देता है आपको जो है इंफ्रारेड दे देता है, और फोर्थ दे देता है मान लो गामा दे, और आपसे कहता है किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर आप पिछले वीडियोस थोड़ा रिवाइज कर लेना, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसका
जिसमें मैंने लिखा हुआ है रिवीजन मैराथन, उन 4-5 मैराथन में हो सके तो 1-2 मैराथन देख लेना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एक तार से हमने mg वेट लटका दिया तो तार की लंबाई में L वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया लेंथ में, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है और ये बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। इस लेवल के न्यूमेरिकल आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी AA SSR एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो देखो, आपको पता है कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन का मतलब एनर्जी में जितना चेंज हुआ होगा। वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी में चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है, इलास्टिक, क्योंकि इंक्रीज हुई है लेंथ, मतलब उसकी इलास्टिक एनर्जी में चेंज हुआ है। वायर था, अगर बात करें हम वायर की, तो उसमें इलास्टिक क्या होता है, हाफ इंटू जो इलास्टिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से वॉल्यूम पे यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बात, तो देखो इसका मैं आंसर भी याद, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, 1/2 mgl, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, याद कर लो, क्योंकि ये ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन है जो आता है। लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे शायद आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम था तो वॉल्यूम इधर आया, हाफ, स्ट्रेस कितना हो जाएगा mg/a, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। देखो मेरी बात सुनो, आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका फाइनल जो है एल इंक्रीज होने के बाद फाइनल इलास्टिक एनर्जी है, इनिशियली तो जीरो रही होगी, तो चेंज इन जो इलास्टिक एनर्जी है वही तो वर्क डन है, तो यही तो होगा चेंज। अब यू वॉल्यूम को भी हम कितना लिख सकते हैं, अगर वायर है उसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन ए है तो इसको हम ए एल लिख सकते हैं, ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। अब देखो ए एल से ए एल कट गया, आंसर कितना आ गया, हाफ mgl। तो आपने, अब भले ही आप इसको रट लो, लेकिन जो है चेंज इन जो एनर्जी है वही वर्क डन होता है। तो किस तरह से आया मैंने समझा दिया। और न्यूमेरिकल आपका 2 से 3 मिनिमम 3 और 5 न्यूमेरिकल तक आ सकते हैं, उनका लेवल ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता है। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो ईजिली कर पाओगे। और एक बात और बताऊँ, इन बचे हुए दिनों में आप टफ के पीछे मत भागते रहो कि यार वो उसकी पावर साइन एक्स की पावर लॉग एक्स का है, समाकलन अवकलन। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबसे पहले सबसे बेसिक काम करो कि इन बचे हुए दिनों में फॉर्मूले सभी याद कर लो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे रिग्रेट करोगे एग्जाम हॉल में कि काश हमें वो फॉर्मूला याद होता तो वो इजी सा क्वेश्चन था वो कर लेता। तो पहला काम, मैंने जो फिजिक्स की PDF प्रोवाइड करी थी टेलीग्राम में, उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को एक राउंड में ज़रूर याद कर लो। मतलब याद मत भी करो तो एक बार देख लो नज़रों से कि अगर वैसा कभी हिट हो गया और 4 ऑप्शन हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, टफ के पीछे मत भागो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो इजी हैं उनको पहले कवर करो, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आपका देख लेना आप पेपर में जब बैठोगे। और जो फ्रेशर नहीं है, जो 1-2 बार दे चुके हैं पेपर, उनको पता होगा कि 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते रहे हो तो आपको ऐसे बस कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस दबाना रहेगा। 8वां, उपग्रह में सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। केवल सेकंड लोलक का आवर्तकाल पूछा जाए तो 2 सेकंड, लेकिन अगर उपग्रह में पूछा गया है तो अनंत हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ता है और बच्चों तक यूट्यूब रिकमेंड करता है मेरे वीडियोज़ को। तो प्लीज़ अभी यार एक कमेंट आज सब ठोक डालो, ठीक है। बहुत सारे कमेंट मुझे दिखने चाहिए और कोशिश करना सही कमेंट करो। टाइम पीरियड के बीच में और पेंडुलम की जो उसका लेंथ रहता है उसमें जो है वो ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दूँ आपको, परवलयाकार, आपसे परवलयाकार, दूसरा सरल रेखीय, अति परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार। आप लोग बताओ कि आपका आवर्तकाल में और उसकी लंबाई में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। 2 सवाल होते हैं, एक होता है आवर्तकाल के वर्ग में और लंबाई में। मैं वर्ग वाला ना पूछ के मैं यहाँ पे लंबाई वाला और लेंथ वाला पूछ रहा हूँ। इसका ग्राफ आप लोग कमेंट सेक्शन में हर बच्चा कमेंट करना, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी बात को मानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट के एक टीवी को 4 घंटों तक यूज़ किया गया तो विद्युत की कितनी यूनिट जो है वो व्यय हुई, खर्च हुई। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अब आने लगे हैं। अब तो ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आते हैं कि 1 टीवी, 2 बल्ब, 5 पंखे, फिर यूनिट। तो बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आप ऑप्शन पे एक नज़र डालो। ये क्वेश्चन तो सुपर इजी इसलिए हो गया क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। अब सारे अलग हैं तो आपको फ़ायदा क्या हो गया कि करना तो गुणा ही है, वाट किलो वाट में हमें कन्वर्ट ही नहीं करना। 4 का गुणा 2 में 2 का 4 में होकर 8 तो बनना ही बनना था, तो इसमें तो हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया। ये तो हो गया खेलना, ऑप्शन से खेलना भी आना चाहिए, खेलना, ठीक है। अगर खेला नहीं खेल पा रहे हो तो आपको पता हो कि किलो वाट घंटा, बेसिकली आपका KWH बनाना है, आपको ये कोशिश करनी है। अब वाट है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होते हैं, तो 1 वाट बराबर 1/1000 वाट, यानी कि इसको किलो वाट बदलना है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो वाट बदल गया। अब हमेशा कोशिश करो किलो वाट घंटा,
किलोवाट में बदल दिया। आप घंटा इसमें तो भगवान की कृपा से घंटा दे दिया है, लेकिन आपको दिन भी दिया रहे ना, तो आपको पता है मान लो 2 दिन दे देता तो एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। मान लो आपको कुछ भी दिया सेकंड रहे तब भी आपको घंटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा 8, नीचे बचा 10, तो 0.8 आ गया, ठीक है। तो इसके थोड़ा वो वाले भी क्वेश्चन बड़े बड़े देख लेना, कुछ नहीं सब में आपका अगर जैसे आपको यहाँ कह देता कि 2 टीवी हैं तो इसमें n उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो ऐसे ही आपका 10 टीवी 5 बल्ब, तो स्पेसिफिक तीनों की कैलकुलेशन कर लो, पंखे भी दे दिया जाए तो आप अलग अलग सबको इसी तरह से कैलकुलेट करके सबको मर्ज करके जोड़ दो। आपको यूनिट निकालना तो आना चाहिए, आपने बिल पे करते हो, अगर आप अपने घर का नहीं करते हो तो आगे करोगे। तो ये चीज़ें तो जो जनरल चीज़ें हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है एयरफोर्स है। 10वां एक बाई कन्वेक्स लेंस है, उनकी ईच की जो रेडियस है वक्रता त्रिज्या बराबर है और वो r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है यानी कि 1.5 है, जिसको 3/2 भी लिख सकता है एग्जामिनर। तो फोकल लेंथ क्या होगी? अब देखो इसको हम सिंपली लेंस मेकर फॉर्मूले से कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल का लेवल आपको मैंने जैसा कि बिगिनिंग में कहा था कि आपको लेवल बताऊंगा, तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या आपको डरने की नीड है। क्वेश्चन 15 ऐसे होंगे जो आपके जो सभी मॉक टेस्ट में जो मल्टीपल टाइम्स जो आपके जो मेंटोर हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो सभी कई बार जो कराते हैं क्वेश्चन वो वही होते हैं। 10 क्वेश्चन की फ़ाइट होती है, वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो 10 क्वेश्चन की फ़ाइट है। इस वीडियो में जो बेसिक जो मॉडरेट वाले हैं और जो 10 असली 10 क्वेश्चन की जंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने की, ऐसी में करा दूंगा। तो फोकल लेंथ का आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के सिंपली निकाल सकते हो। क्या होता है ये तो बड़ा फेमस है, याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब इसमें क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बाई फोकल में क्या है कि एक आपका पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो दूसरा नेगेटिव है और नेगेटिव ये आगे से लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव बना देगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1.5 में से एक जाएगा तो आधा बचेगा यानी कि 0.5 बचेगा, ये जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/R1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो बाई फोकल है कन्वेक्स है, तो दूसरा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों का जब आर आर हैं दोनों इक्वल हैं तो आर हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर हमारा 2 हो गया। अब इस आधे 0.5 को हम 1/2 लिखें तो 1/2 से ये कट गया, तो 1/f बराबर 1/r आ गया, तो f बराबर सिंपली r आ गया। वैसे ये याद भी, अब देखो मैं ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेट करो आप, ठीक है। मैं उस रेफरेंस में बात बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल अगर आएगा तो ऐसे हम करते हैं, लेकिन आप जो है आप सिलेक्शन जो लेने वाले बच्चे होते हैं जो इस साल सिलेक्शन वर्दी ले लेंगे, जो इस साल वेट नहीं करेंगे, उनको ये रिजल्ट पता होंगे कि कहाँ पे आर होता है, कहाँ पे 4r होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। पिंड पर जो फोर्स है उसके वेलोसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगा, या टाइम के डायरेक्टली, टाइम के इन्वर्सली, टाइम के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली होगा, क्या होगा। ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे लग रहा है कि इस बार टपक सकता है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बाकी समझने भी फोकस करना। और अब इतने पास में पेपर है, अगर टपक भी गया एग्जाम में तो आप सीधा हिट कर दोगे, क्योंकि अभी मैं आपको आंसर बता दूंगा तो इतना तो आपको याद रहेगा ही तब तक, लेकिन फिर भी आप समझ लो, ठीक है। उन्होंने जो कहा है पहले वो लाइन लिखो, फोर्स जो है हमने फोर्स लिख लिया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, हमने लिख लिया। अब प्रोपोर्शनली का चिन्ह जब हटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती का तो बराबर उधर एक कांस्टेंट पहुंचेगा तो k/v हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि ये सवाल में गिवन था, एक कोई कांस्टेंट ऊपर और नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने ऐसे लिख लिया, हमने इन्वर्सली का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया। अब फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, F बराबर m, और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वेग परिवर्तन बटे समय dv/dt लिख सकते हैं। हमने ये फोर्स की डेफिनेशन लिखी, अब फोर्स की जगह पे हम वो लिख दे रहे हैं जो सवाल में दिया था। फोर्स जो है वो क्या दिया था, एक कोई कांस्टेंट बटे v यानी कि वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया था, हमने लिख दिया बराबर m dv/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ इसमें इरेज करने का ऑप्शन है क्या, ये जो रिकॉर्डर है इसमें आई थिंक इरेज करने का ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि इतना इरेज कर दूं। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खेला खेलूंगा। खेला क्यों खेलूंगा, क्योंकि ये v को इधर ले जाएंगे तो कुछ बन जाएगा, इधर m हटा के इधर ले आएंगे तो हम k/m कर ले रहे हैं। ये हमने क्यों कर लिया, k/m और dt इधर ले आए, इसके साथ लगा दिया, और v जैसे ही उधर ले गए तो v dv बन गया। अब हमें कुछ दिखने लग गया, दोनों साइड का हम क्या करते हैं v dv और ये dt सफिक्स में लगाए तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि समाकलन। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, v dv का करेंगे तो v²/2 हो गया, उधर करेंगे m k/m dt था तो t हो गया, यानी कि t k/m k/m t हो गया। अब ये 2 इधर गया तो 2t
अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि समझ आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो सकते हो। 2 इधर जाएगा तो वी स्क्वायर फाइनली कितना मिलेगा, 2 उधर गया, एम के था ही और टी था ही और एम, ये सब वी स्क्वायर के मिला, लेकिन स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि वी जो है टाइम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन टाइम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती वाला हो सकता है आपको समझाने में दिक्कत हुई हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं ये जो है फ़ोन पे स्क्रीन पे उंगली से फिंगर से लिख रहा हूँ, फिंगर से। अब आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन है, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके क्या इक्वल होंगे, मास इक्वल होंगे, वेलोसिटी या एंगुलर जो इम्पल्स है वो, या ये याद रखना ये आवेग है, और या काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी। तो देखो आप एक बात बताओ, देखो मास की यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, तो मास अगर मास इंडिपेंडेंट क्या क्या है वो एलिमिनेट कर दो। जैसे कि एनर्जीज जो होती हैं तो मास डिपेंडेंट होती हैं, और मास डिपेंडेंट है, इम्पल्स भी आपका मास डिपेंडेंट होगा, तो ये चीज़ें इक्वल कैसे हो सकती हैं, क्योंकि एक ही कक्षा का मतलब है उनकी रेडियाई सेम है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड सेम हो सकता है, क्योंकि केपलर के सेकेंड लॉ से जो है ये चीज़ से, अगर यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है। अब एक ही, क्योंकि उनका ऑर्बिट तो सेम है, तो ऑर्बिट वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे क्या होगी, वेग समान होगी, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यार मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि जो रामस्वरूप ज्ञानी जी हैं वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये मैं बात दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों का मतलब समझता हूँ कि कोई क्रिएटर अगर 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे आके लाइव आपको पढ़ा रहा है तो उसके पीछे कितना एफर्ट लगता है। आपको वो 2 घंटे का वीडियो दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो 5 घंटे और 6 घंटे से भी ज़्यादा की होती है। तो उनका डेडिकेशन, परसेवरेंस और कंसिस्टेंसी देख को सैल्यूट है मेरा, और स्पेशली उस पूरी टीम को जितना वो मेहनत कर रही है। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं यार, मेरा वीडियो बनाने का कोई भी लॉजिक मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि एयरफोर्स की तैयारी करता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फ़ोन में रिचार्ज है, ठीक है, 2-2 घंटे मैथ, 2-2 घंटे फिजिक्स और 2-2 घंटे इंग्लिश, डेडिकेशन के साथ बेस्ट टीम उनको दे रही है, फिर क्या नीड है उनको इधर उधर जाने की। ठीक है, अपना रिवीजन करो, खुद पे फोकस करो। मुझे तो लगता है धीरे धीरे मैं वीडियोज़ बनाना बंद ही कर दूंगा। कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और देखो जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स के फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का डिवाइडेशन मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि अभी इतना मुझे दिन भी नहीं हुए हैं इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए, क्योंकि इस पैटर्न को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने अपना पिछले 2 जो है आपको दिखाए थे ग्रीन कार्ड, और तीसरा ग्रीन कार्ड आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मेरा रिसेंट था। तो मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाए। मैंने बहुत रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो डिमांड है उसको मैं समझता हूँ, वो क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो इसमें आपको मैंने इस वाले 15 पोर्शन की जो हिंट्स दी है कि 15 क्वेश्चन जो है इस लेवल के होंगे, और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है जिसको आप असली लड़ाई, असली फाइट भी कह सकते हो, तो वो उस नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगा कि वो 10 क्वेश्चन कैसे होते हैं। इन सैम्पल पेपर्स का देने का मेरा पर्पज़ यही है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में रिसोर्सेज हैं, जैसे आप कोई बच्चा टेक्स्ट बुक से लगाता है, कोई परीक्षा एप्लीकेशन से लगाता है, और बहुत सारे ग्रेड अप हुआ, बहुत सारे हैं, मैं कितने नाम आपको गिनवाऊँ। तो सभी में थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन दिखता होगा, कभी लगता है कि यार ऐसा लेवल क्या इतना हार्ड आता है, किसी में लगता होगा क्या इतना कम लेवल आता है। तो मैं एज अ क्रिएटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम खुद फेस किए हैं, और पिछले 2-3 सालों से तो पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे फीडबैक देते हैं आके, तो मुझे पता है कि जेन्युइन जो पेपर का लेवल है वो क्या रहेगा। तो ये है पेपर का लेवल इन 15 का। 10 का आपको नेक्स्ट वीडियो हो सकता है शाम तक ही मैं दे दूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा रोज़ आपको 25 क्वेश्चन कराऊँ आपके एग्जाम तक, यानी कि 5 सैम्पल पेपर आपको देना ही देना है, ठीक है। और अप्रिशिएट कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो। बाकी आपको डरना नहीं है, बस मैं यही बात कहूँगा कि आप फोकस करो, फॉर्मूले सब याद। जैसे समाकलन में लॉग वाले बहुत सारे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो 5 वो टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप टपकता ही है, जैसे 0 से π/2, जो लिमिट वाले, जो स्पेसिफिक, जो डेफाइनेट जो इंटीग्रेशन जो होते हैं, समाकलन होते हैं, निश्चित समाकलन, थोड़ा उनके फॉर्मूले, आपका जो कॉनिक सेक्शन है उस पर थोड़ा नाभि लंब नियता उत्केंद्रता, इनके थोड़े फॉर्मूले देख लो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी थी। और प्रोबेबिलिटी में अब भी उस तरह के क्वेश्चन जो नहीं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कहूँगा, जो फार्मूला वाला पोर्शन है उसको 2 दिन आप दे दो, ठीक है। इंग्लिश में भी इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब पढ़ो। और ये बात और बोलूँगा कि जो पोर्शन आपका तैयार है,
ठीक है, जो आपका तैयार है, जिस पे आपको लगता है मेरी अच्छी कमांड है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पे आप टाइम देते रहो। आप इंग्लिश को भी टाइम दो इन बचे हुए दिनों में, मैथ को भी टाइम दो। इक्वली फ़ोकस रहो और मैं कोशिश करूँगा आपकी जितनी हो सकेगी मदद करता रहूँगा। वैसे मुझे लगता है कि यूट्यूब जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो घर रह के गाँव देहात में रह के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फ्री में जो कंटेंट जो मैंने अभी बताया था, जो मिल रहा है वो अनबिलीवेबल है। और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ बच्चों के बिहाफ़ पे।